नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BHU एडुकेयर 24/7 चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम राजकीय डिग्री कॉलेज प्राध्यापक परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम की चर्चा कर चुके हैं। उसके प्रथम अध्याय की चर्चा कर रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लोक साहित्य में, जिसमें हमने अभी तक पिछले वीडियो में पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है तथा साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की कुछ बिंदुओं को हमने विस्तृत चर्चा की थी। मैं इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले मैं फिर से एक बार पुरानी चीजों को दोहरा देता हूँ जल्दी से। जैसे हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में बात की थी, जिसमें पहला इतिहास लिखा गया था गाथा ततासी द्वारा, इस्तवार दलितोर इंदो हिंदुस्तानी। दूसरा इतिहास ग्रंथ जो सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में लिखा गया और सबसे ज्यादा चर्चित रहा, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। इसके बाद सबसे प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसे हम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ के रूप में चित्रित करते हैं, बताते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान। उसका चौथा इतिहास ग्रंथ मिश्रबंधुओं का मिश्रबंधु विनोद। उसका पांचवा और सबसे ज्यादा सुविख्यात और चर्चित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों में जो प्रमुख बातें बताई गई हैं, पूर्णतः तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं को एकत्रित करके यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। आइए बात करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जैसा कि आपने पद्धतियों के विषय में जाना था, तो ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है जो 1929 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। अब इसके बारे में मैंने इस पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, किस रूप में प्रकाशित हुआ, इन सारी चीजों को आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं कि इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की है, मोटे मोटे बिंदुओं पर। वैसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास अति महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए, तो उसमें से मैंने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर लिखा है और हम आगे एक दिन रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में जैसे इन्होंने 3 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा अगर किसी काल पे फोकस करते हैं तो वो है भक्ति काल। तो उन्होंने कहा कि जो भक्ति आंदोलन हुआ वो निराशा की देन है। निराशा की देन क्या है? इस्लाम धर्म भारत में आया, मुगलों का शासन हुआ, यहाँ के मंदिर तोड़े गए, मस्जिदों का निर्माण होने लगा। तो रामचंद्र शुक्ल का ये अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी रहा होगा, या तो वो सोच रहे होंगे उस प्रकार से उस तत्कालीन परिस्थिति को, कि उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। मतलब निराशा किसके अंदर थी? मानव जाति के अंदर थी, क्योंकि उसके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा था उसी की आंखों के सामने। जब आप रामचंद्र शुक्ल का भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, भक्ति काल की जब भूमिका आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि इस्लाम भारत में आया, जिसके कारण ही भक्ति का आंदोलन था वो और ज्यादा तीव्र हुआ। अजय प्रसाद द्विवेदी का उस पर विभिन्न मत, दूसरा मत है जो उनके मत का खंडन करता है, लेकिन उन पर हम चर्चा करेंगे जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे। दूसरा इसमें है संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है। देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है कि आपको ये शब्द ऐसे ही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसमें कहा गया है या किसके इतिहास ग्रंथ से उद्धृत है। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी काव्य से अनुकृत है। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सुव्यवस्थित तो है, लेकिन उसमें एक चीज पर उन्होंने थोड़ा कम ध्यान दिया है, जिस पर विद्वानों का मत है। आचार्य शुक्ल के इतिहास का दर्शन का प्रमुख दोष विद्वान क्या मानते हैं कि साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा। ये विद्वानों का मत है। आप पढ़िए, आप अच्छे पाठक हैं, आपको खुद उसमें आपका निर्णय क्या होता है ये आप खुद विचार कर सकते हैं, लेकिन ये बिंदु थोड़ा सा विचारणीय है। रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज्यादा भक्ति काल पर ही फोकस किया मुख्य रूप से। इन्होंने इससे पहले किसी विद्वान ने जिसने भी भक्ति काल के बारे में थोड़ी भी बात की थी उसको किसी शाखा में विभाजित नहीं किया था। ये मेन मुख्य बिंदु है। इस परीक्षा में अगर आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी ये पूछ सकता है कि भक्ति काल को 4 भागों में किसने विभाजित किया, या 4 भागों या 4 शाखाओं में किसने विभाजित किया। तो रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया। उन्होंने भक्ति काल को 2 धाराओं में विभाजित किया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को 2 भागों में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा को 2 भागों में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की,
राम भक्ति शाखा के गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास। इस पर और विस्तृत चर्चा हम भक्ति काल में करेंगे। अगला दूसरा पॉइंट जो उन्होंने विवादित किया, रीत काल को उन्होंने 3 भागों में बांटा, रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे रीत काल जब पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको चीजें देने की कोशिश की है, क्योंकि किताबों में तो बहुत लिखा है, लेकिन हमें सूक्ष्म रूप से जो हमारी परीक्षा में आ सकता है प्रश्न, उस पर हमने ध्यान देते हुए मैंने ये इस व्यवस्था को निर्मित किया है। आप समझ सकते हैं। कविविद संग्रह, रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्व के इतिहास ग्रंथों को कविविद संग्रह कहा। पिछली वीडियो में मैंने भी बात की थी, जिसमें 3 प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, दूसरा डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, और तीसरा मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ। इन्होंने कहा कि ये कविविद संग्रह है, मात्र इतिहास नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि शुक्ल जी उनके द्वारा जो सामग्रियां इकट्ठा की गई उनको पूरी तरह से वो बेकार समझते हैं। उन्होंने उसका भरपूर उपयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, और उसके लिए आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने उसके लिए उनकी प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की है। अब दूसरा बात करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इस पर थोड़ी सी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो लगभग 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 प्रकरण है। अब इसके कुछ प्रमुख बिंदु, ये इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, लेकिन अभी आपको एक नई चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि मात्र भक्ति काल तक ही इसमें विवेचन मिलता है। इसके आगे का विवेचन हमें इस इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलता है। मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख रहे हैं, सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का समय खाली इस इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। चारण काल के अंतर्गत इन्होंने, देखिए मैंने बहुत ही एक 1 लाइनर प्रश्न बनाने की कोशिश की है। चारण काल के अंतर्गत इन्होंने डिंगल साहित्य का वर्णन किया है। मुख्य रूप से इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने आदिकाल या वीर गाथा काल जो रामचंद्र शुक्ल ने माना था, उसको इन्होंने चारण काल की संज्ञा दी है। इस चारण काल से पहले का जो समय है, जो संधि काल, जो 693 ईस्वी से शुरू करते हैं, इस संधि काल को इन्होंने मुख्य रूप से 2 साहित्यों की चर्चा की है, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसकी बात हम जब आदिकाल पढ़ेंगे तो हम स्पष्ट रूप से और अच्छे से करेंगे। अगला इतिहास ग्रंथ है आचार्य हजब शाह द्विवेदी का। आचार्य हजब शाह द्विवेदी ने मुख्य रूप से 3 इतिहास ग्रंथों लिखे, और ये प्रश्न यहाँ से बहुत सी, अगर आपकी विस्तृत लेवल की परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसमें भी ये तीनों इतिहास ग्रंथ के नाम दे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक इतिहास ग्रंथ और जोड़ दिया जाता है। वो इतिहास ग्रंथ किसी अलग विद्वान का होता है, और प्रश्न उठता है आचार्य हजब शाह द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आया, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। सन याद रखना भी बहुत आसान है, 2 इनके 1952 में आए हुए हैं इतिहास ग्रंथ, और एक 1940 में। आचार्य हजब शाह द्विवेदी का मूल नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल की संज्ञा दी। अभी हम नामकरण पे भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ अलग सी चीजें यहाँ पर, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे भी उठते हैं। आलोक पर्व नाम का द्विवेदी जी का एक निबंध संग्रह है, जिस पर 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व, ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ 3 पुस्तकों का उल्लेख किया है जो द्विवेदी जी के बारे में बताती है, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी आलोचना दृष्टि के बारे में। ये 3 पुस्तकें आपको मुख्य रूप से बताती हैं। जैसे एक बहुत चर्चित पुस्तक है जिसका आप नाम जानते होंगे, दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह। 1982 में ये पुस्तक आई नामवर सिंह की, जो मुख्य रूप से आचार्य हजब शाह द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताती है। दूसरी, इसके संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह, जो 1967 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इन्होंने शांति निकेतन से शिवालिक तक, ये एक पूरी कृतित्व एवं उनके व्यक्तित्व की एक यात्रा कह सकते हैं आप। शांति निकेतन का आप नाम जानते हैं। शांति निकेतन में हजब शाह द्विवेदी जी ने कुछ दिन तक अध्यापन किया। इस पुस्तक में आपको हजब शाह द्विवेदी के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। ये अगली पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये पुस्तक अधिकतर परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। व्योमकेश दरवेश, ये जीवनी और आलोचना दोनों का मिश्रित
रूप इस पुस्तक में देखने को मिलता है व्यंकेश दरवेज। यह विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है जिस पर 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को व्यास सम्मान मिला था। तो आप इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित है, जो 16 खंडों में है। प्रश्न यहीं से उठता है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 16 खंडों में प्रकाशित है। अब 16 खंडों के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं की है। जो मुझे प्रमुख खंड लगे और उनके संपादकों का नाम जो मुझे प्रमुख लगा, मैंने उनकी यहाँ पर चर्चा की है। तो दोस्तों मैंने इसमें से किया, पूरा 16 खंडों के संपादकों के नाम देख सकते हैं, लेकिन जो मुझे महत्वपूर्ण लगे मैंने उनके बारे में यहाँ बात की है। जैसे छठवां भाग है जो इस हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का, उसका संपादन डॉक्टर नगेन ने किया है। रीतिकाल रीतिबद्ध, मतलब रीत काल में जो अलग अलग चीजें थी, रीतबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतमुक्त, उसमें रीत काल में रीतिबद्ध जो है विषय है उसका डॉक्टर नगेन ने संपादन किया है। अगला है रीतिकाल रीतिमुक्त, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनका आप नाम जानते होंगे, हिंदी काव्य शास्त्र, एक महत्वपूर्ण लेखक काव्य शास्त्र के डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसके अतिरिक्त उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 1995 विक्रमी तक डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया है। अगला ये टॉपिक आप ये ध्यान रखिएगा, कथा साहित्य का संपादन डॉक्टर निर्मला जैन ने किया है। और ये 16वां खंड जो अति महत्वपूर्ण खंड है, अंतिम खंड है, आपको ध्यान रखना है। 16वें खंड का संपादन हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए, उसके नोट्स बनाते चलिए, आपके अत्यधिक परीक्षाओं में इससे पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के बारे में हमने प्रमुख संपादकों के नाम से अपनी चर्चा कर ली है। एक प्रमुख इतिहास ग्रंथ और है मेरी दृष्टि में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 में प्रकाशित हो। ये 2 भागों में प्रकाशित, 2 भाग हैं इसके, जिसमें गणपति चंद्र गुप्त ने पूरे इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालों में विभाजित किया, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक। इन्होंने प्रारंभिक काल और मध्य काल को दोनों को 3 प्रमुख काव्यों में विभाजित किया है, और इन प्रमुख काव्यों को मुख्य रूप से 5-5 भागों में विभाजित किया है, जिसको मैंने यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया है। उसकी अति आवश्यकता नहीं मुझे दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन ये 3 प्रमुख बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रारंभिक काल और मध्यकाल, इनको 3 प्रमुख काव्यों के क्षेत्र में इन्होंने विभाजित किया है। धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राजश्रित काव्य। जैसे ही शब्दों से ही स्पष्ट हो जा रहा है सारी चीजें। धर्माश्रित मतलब धर्म से संबंधित जो काव्य लिखे गए, जिसमें नीति, उपदेश, इन सारे प्रकार के काव्य आएंगे। लोकाश्रित काव्य, लोक मतलब जनमानस को लेकर लिखे गए काव्य। राजश्रित काव्य बहुत से, जैसे हम आप जानते ही हैं कि जो आदिकाल है या प्रारंभिक काल है, उसमें चारण कवि हुए, बहुत से राजाओं के आश्रित कवि हुए। रीत काल में भी बहुत से राजाओं के आश्रित कवि हुए, जिन्होंने राजाओं की प्रशंसा अपने काव्यों में की, वो राजश्रित काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि इतिहास ग्रंथ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों की, जैसे लगभग 9 या 10 इतिहास ग्रंथों की मैंने मोटा मोटी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की है, जिनके प्रमुख बिंदुओं को मैंने यहाँ आपके सामने इस वीडियो में रखने की कोशिश की। परंतु सभी इतिहास ग्रंथों के बारे में चर्चा कर पाना एक प्रकार से कठिन कार्य और दुर्लभ कार्य है, जिसपे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो पूरा हो पाएगा। तो हम कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों के नाम जान लेते हैं। अब उनको याद कैसे करेंगे, ये बहुत आसान तरीका है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने यहाँ देखा, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, कुछ नोट्स बनाइए, उसको फिर रिवाइज कीजिए, पेपर सेट सॉल्व कीजिए, जिससे आपको बहुत से प्रश्न आपको बार बार आपके दिमाग में आते रहेंगे और आपको याद हो जाएगा आसानी से। जैसे कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों की और नाम हम जान लेते हैं। जैसे डॉक्टर एडविन ग्रीव्स का एक इतिहास जो 1917 में प्रकाशित हुआ, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। FE के एक विद्वान हुए, जो 1920 में उनका एक इतिहास ग्रंथ आया, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये दोनों इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, इसका बाद में अनुवाद भी हुआ। एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया मौलवी करमुद्दीन द्वारा, तज़किरा ई सुरई हिंदी, 1848 में। इसमें 1004 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें 62 हिंदी के कवि थे। अब मैंने कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपको यहां भी बता दिया है। इसके अतिरिक्त आपको जो प्रमुख रूप से याद रखने हैं, मैं उन पर टिक लगा दूंगा, आप उनको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि अत्यधिक परीक्षाओं में वो पूछे जाते हैं। खासकर
जीडीसी, और आपको तो पता ही है कि नेट की भी डेट आ चुकी है। तो ये सारे जो भी पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं, आपने सुना होगा एक साधे सब सद है। तो हमें एक ही साधना है और उसी से हमें सारे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करनी है। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े जरूर रहें। हिंदी काव्य धारा एक इतिहास ग्रंथ है जिसके राइटर है पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये एक प्रमुख रचना इतिहास ग्रंथ है जो अत्यधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला इतिहास ग्रंथ, मैंने सबका सन यहाँ पर ब्रैकेट में जो मुझे ज्ञात था मैंने उसको दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। 1944 में आया है इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा, पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र को पढ़ने समझने के लिए ये पुस्तक आपको वहां पे भी उपयोगी होगी, सिद्ध होगी, ये मेरी उम्मीद है। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1923 में। देखिए ये इतिहास ग्रंथ अधिक पूछा नहीं जाता है, लेकिन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने ये इतिहास ग्रंथ लिखा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे यूपी बोर्ड में, तो आपने एक निबंध पढ़ा होगा क्या लिखूं, वो भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का था। उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य विमर्श 1923। देखिए मित्रों, मैं बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में आते रहते हैं इस दौरान आपको पढ़ाते समय, आपको समझाते समय। पढ़ाऊंगा क्या, समझा रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं जो मुझे पता है। तो दोस्तों जो मैं कोई बातें बोल रहा हूं तो आपको किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, मैं कोशिश करता हूं कि जो राइटर का नाम आए उससे जुड़ा हुआ चीज आपको 2-4 चीजें और मैं बता दूं। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की 1917 में, जो बहुत उपयोगी पुस्तक है और ये अत्यधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। कविता कौमुदी किसका इतिहास ग्रंथ है या किसकी रचना है, ये आप ध्यान रखिएगा, नाम राम नरेश त्रिपाठी। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि 1923। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक। एक यहां पर एक इतिहास ग्रंथ जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हमारी दृष्टि में यह इतिहास ग्रंथ उतना महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता, हमें याद नहीं रहता। कुल मिलाकर बात यह है, तो आप इसको ध्यान रखिए। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि 3-4 इतिहास ग्रंथ दे दिए गए, जिसमें से आपको मैचिंग करने को दे देता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ किस विद्वान का है। तो कभी कभी आप ऐसे इतिहास ग्रंथ आपके सामने आएंगे जो आपको दृष्टि आपकी उस पर नहीं गई रहती है और आप उसी को ऑप्शन के रूप में लगा देते हैं, जो गलत सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। अब बाबू श्याम सुंदर दास ने मुख्य रूप से 3 इतिहास ग्रंथ क्या बोले, ऐसे ग्रंथ जिसमें हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। वो 3 इतिहास ग्रंथ, मैंने तीनों को एक ही जगह लिखा है, आप ध्यान रखिए, आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे सन के अनुसार याद कर लें तो हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में है, जो पहला 1909 में आया, दूसरा 1914 में आया। अब मित्रों यहां ध्यान दीजिए, 1914 आने के बाद आपके सीधे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है आपका मिश्र बंधु विनोद, जो 1914 में ही प्रकाशित हुआ मिश्र बंधुओं द्वारा। प्रश्न मेरा फिर सुनिए, प्रश्न यहीं से उठाऊंगा मैं। मिश्र बंधुओं ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नंबर 1 श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्णदेव बिहारी मिश्र। अब इसमें कौन सा मिश्र जी इन मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगले इतिहास ग्रंथ है। अब देखिए राजस्थान का एग्जाम है अभी 4 या 5 अप्रैल को, 4 और 5 अप्रैल को, जिसमें राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न हमें अधिकतर हिंदी साहित्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको तीनों को एक साथ लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया द्वारा लिखा गया है। और अगला एक हिंदी वीर काव्य, ये रचना बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में। अगर आप विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्न उठाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की 1945 में आई है। डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी नाम चर्चित है, आप परिचित हैं इनसे। तो इन्होंने 2 इतिहास ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य 1945 और आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। सर्वाधिक चर्चित पुस्तक नीचे वाली है, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। इसके अतिरिक्त आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आप
के दिमाग में ये पुस्तक हमेशा रहती है और अधिकतर विद्यार्थियों को पता भी होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब जो तीन लगभग 2000 के बाद के इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003। अभी तक तो लिखित इतिहास बहुत पढ़ा हमने, अब एक नया शब्द आपको दिखाई देगा, आप यहीं से पकड़ लीजिएगा ये इतिहास ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इस इतिहास में हिंदी साहित्य में नारियों की जो प्रमुख रूप से भूमिका रही है इस पर अधिकतर विचार किया गया है। ये नीरजा माधव जी ने 2013 में लिखा। ये इतिहास लेखन परंपरा आप पढ़ रहे हैं जिसमें अत्यधिक इतिहास ग्रंथ हैं, सबको बारे में विस्तृत चर्चा कर पाना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बिंदुवार तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया है। आप याद रखिए, शुरुआती प्रमुख जो मैंने 10 इतिहास ग्रंथ बताए उनको आप जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न मैं अभी आपसे करने जा रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली। कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों के नाम आपको बता दिए। अब कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में विचार कर लेते हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में मिल जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है और संभवतः ये होता भी है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे अब काशी नागरी पचाड़ी सभा की बार बार चर्चा कर रहे थे, अब इसका नाम आते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि कौन सा इतिहास ग्रंथ यहाँ से प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में है, जिसके छठवें खंड का संपादन किसने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अब काशी नागरी पचाड़ी सभा के बारे में जान लेते हैं। ये काशी में है, 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हुई। इसकी एक छोटी सी कहानी आप समझ लीजिए, इसमें जो 3 व्यक्ति हैं इन्होंने कक्षा 9 में ही इसकी एक योजना बना ली थी और जिसका बाद में क्रियान्वयन किया गया 16 जुलाई 1893 में। काशी में काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना की गई। अभी भी ये सभा काशी में है। यहाँ पे विभिन्न ग्रंथों की पांडुलिपियां उपस्थित हैं और विभिन्न अप्राप्त ग्रंथ भी वहां उपलब्ध हैं, जिसमें यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रश्न उठता है, प्रश्न पूछा जाता है काशी नागरी पचाड़ी सभा के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप 3 नाम ध्यान रखिए, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह और राम नारायण मिश्र। बाबू श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक हैं। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उसके बाद काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना 1893 में की गई। इस काशी नागरी पचाड़ी सभा की प्रथम बैठक के प्रथम सभापति हुए डॉक्टर राधा कृष्ण दास, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के भाई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 3 नाम आप जरूर ध्यान रखिए, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह और राम नारायण मिश्र। अगला प्रश्न जो मैंने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहां से माना है, कहां से मानते हैं कि हिंदी आती है। तो ये मानते हैं प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। इनका कहने का मतलब है कि जो अभ्रंश भाषा है उसके बाद की अंतिम जो उसकी अवस्था है उसके बाद से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। अब एक प्रश्न आपको अधिकतर परीक्षाओं में मिलता है, पुरानी हिंदी किसने नाम दिया या किसने कहा या किसको कहा, किस भाषा को कहा। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। ठीक है, पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। अब गुलेरी जी का नाम आने के बाद आपके दिमाग में स्वाभाविक से एक कहानी याद आती है, उसने कहा था। उस कहानी के लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 1915 में वो कहानी प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था, फ्लैशबैक में लिखी गई कहानी है, प्रेम के उदात्त रूप का चित्रण उस कहानी में मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 कहानियां और लिखी, बुद्धू का कांटा और एक कहानी मेरे दिमाग से मिस हो रही है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उसने कहा था कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी। इन्होंने उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। अगला नाम, अब इसी से देखिए ये तीनों प्रश्न एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का या हिंदी का आविर्भाव किससे मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। गुलेरी जी किससे मानते हैं, उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। और भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट्य कहा है। ये तीनों प्रश्न लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते हैं और अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग प्रश्न है, अलग
विषय संबंधी प्रश्न कह सकते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसे कहा जाता है? अब प्रथम की जब बात आए तो दिमाग में एक चीज और रखना चाहिए, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। कब? 1839 में एक इतिहास ग्रंथ आता है, फ्रेंच भाषा में लिखा जाता है, इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, गासत तासी द्वारा। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण ग्रंथ हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से आता है। जेसुआ केटलर ने 1698 ईस्वी में इसकी रचना की, हिंदुस्तानी ग्रामर की। एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ और व्याकरण विद ही है। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। अब किशोरीदास वाजपेयी और किशोरीलाल गुप्त, एक व्यक्ति और है किशोरीलाल गुप्त। अब आप इसको कमेंट करके बताइएगा इन्होंने किस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कीजिएगा। मुझे इसका आंसर आप देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हैं और अब मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए प्लीज आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, किशोरीलाल गुप्त ने कौन से इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ। अब अगला और अंतिम प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा। अब यहां इनके नाम से जुड़ा हुआ मैं आपको कुछ बिंदु बता देता हूं, जिसमें आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ये नकेनवाद आपने एक सुना होगा, ठीक है, जिसको प्रपद्यवाद भी कहते हैं। 1956 में इसकी स्थापना या इसका मत आया था नकेनवाद का, जिसमें 3 लोग हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। ये 3 विद्वानों ने मिलकर एक मत चलाया, प्रपद्यवाद, जिसको बाद में नाम दिया गया, इसको नकेनवाद भी कहते हैं। अब क्या है, नकेनवाद प्रयोगवाद की एक शाखा के रूप में आया था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? नकेनवाद क्या है? प्रयोग को, जो प्रयोग शब्द है इसको ये साध्य मानते हैं, जबकि प्रयोगवादी जो कवि होते हैं वो प्रयोग को साधन के रूप में जानते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं इस बात का। जो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, इन्होंने एक वाद शुरू किया जिसको नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, नलिन विलोचन शर्मा, मिस हो जा रहा है बोलने में, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दूसरा है केशरी कुमार और तीसरा है नरेश। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो प्रयोगवाद और इसमें, प्रयोगवाद में क्या है कि प्रयोगवाद में प्रयोग को ये साधन के रूप में प्रयोगवादी कवि मानते थे, जबकि जो प्रपद्यवादी कवि थे वो प्रयोग को एक साध्य के रूप में मानते थे। दोस्तों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा, समझा। अब इनसे मैंने यहाँ पर 8 प्रश्न बनाए हैं, छोटे छोटे, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन भी बोल दे रहा हूं, जो मुझे याद है, जिन प्रश्न में मुझे लगता है कि ऑप्शन देना चाहिए वो आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न मैंने पूछा है आपसे, हिंदी साहित्य का अतीत किसका इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। अब ये 4 ऑप्शन में से जो भी हो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा, गासत तासी के इतिहास ग्रंथ में इंदुई और हिंदुस्तानी, ये 2 शब्द आए, मैंने पढ़ाते समय आपको यहाँ पे बताया था ये चीज। अब इन दोनों शब्दों का अभिप्राय क्या है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला और महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसका सन मैं बता दे रहा हूं, 1873 में आया है इतिहास ग्रंथ, भाषा काव्य संग्रह। इसके लेखक का नाम बताइए। चौथा प्रश्न मैंने दिया है आपको, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ किस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद है? यह प्रश्न का उत्तर आप बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? अगली, व्योमकेश दरवेश नामक पुस्तक किससे संबंधित है? यहाँ पर व्यक्ति बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में विभाजित है? यह आपको बताना है। तथा 16वां खंड का संपादन किसने किया? 16वें खंड का संपादन किस विद्वान ने किया? यह बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। हिंदी वीर काव्य किसका इतिहास ग्रंथ है? यह बहुत चर्चित इतिहास ग्रंथ है, इसको आप ध्यान में रखिए। 1945 में इसका प्रकाशन हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मेरा प्रश्न इतना 8 प्रश्न पूछे, आप कहेंगे कि इतना प्रश्न पूछा है, ये आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए है। आप जिज्ञासु बने रहेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे,
जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें एक जिज्ञासा हमारे मन में भी उत्पन्न होगी कि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चनों को आपके सामने रखूं, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, BHU एडुकेट 24/7। धन्यवाद।